नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अर्निंग्स रिव्यू करेंगे। सो दिस वीडियो इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द वीडियो विच आई डिड डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें करीबन 3 कंपनीज के अर्निंग्स रिव्यू हुए थे। राइट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अर्निंग्स रिव्यू ऑफ 2 more कंपनीज। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं 2 कंपनीज के, जो हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट कंपनी विच वॉज सजेस्टेड टू मी वॉज नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। राइट, एंड दिस वॉज सजेस्टेड बाय संतोष करम्बेलकर, चिप्स गोखले एंड अभिषेक जैन। तो काफ़ी लोग नेटवर्क टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में, उनके जो अर्निंग्स हुए थे 4th क्वार्टर के, उनके बारे में एक अपडेट चाहते हैं। तो विल शेयर दैट अपडेट इन दिस काइंड ऑफ रिव्यू काइंड ऑफ अ कॉल, रिव्यू काइंड ऑफ सेशन। इस कंपनी का मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। ऑल्सो आई अटैच द लिंक ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस अर्निंग्स रिव्यू का वीडियो। राइट, तो आप प्लीज़ जब भी आपको वक्त मिले, लुक एट द कंप्लीट वीडियोज एज वेल एज लुक एट द फंडामेंटल एनालिसिस। सो वील स्टार्ट विद नेटवेब टेक्नोलॉजीज। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का मैं फंडामेंटल कुछ एनालिसिस तो नहीं करूंगा, बट दिस वुड बी मोर ऑफ एन अर्निंग्स रिव्यू। तो कॉन कॉल अपडेट्स एक तरह से, और फ्यूचर क्या गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, that is something which we'll discuss. For the people who do not know much about netweb technologies, 3 businesses है इनके। सुपर कंप्यूटिंग का बिजनेस है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों करती है। तो डिज़ाइन भी करती है, और सुपर कंप्यूटर्स डिज़ाइन भी करती है, और उसका हार्डवेयर मैन्युफैक्चर भी करती है। सो द contribution of this business to the top line is around 36%. Then there is the cloud business, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है। तो इसमें प्राइमरली गवर्नमेंट्स के साथ काम करती है, गवर्नमेंट्स और प्राइवेट्स दोनों के साथ काम करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी का, का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कंपनी एक तरह से अपडेट कर रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस और द फ्यूचरिस्टिक बिजनेस ओवर हियर इज द एआई का बिजनेस, विच इज लाइक कंट्रीब्यूट्स 11% टू द टॉप लाइन ऑफ दिस कंपनी। तो अगर इंडिया को एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर या एलएलएम मॉडल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, वो बनाना है, सो दिस कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस डेवलपमेंट। राइट, तो इसके जो क्लाइंट्स है या बिजनेस है, उसका 40% कम फ्रॉम आईटीज एंड आईटीएस, जो आईटी कंपनीज है 40% बिजनेस देते हैं। हायर एजुकेशन जो रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसरो वगैरह, 36% एक तरह से उनको बिजनेस देते हैं। स्पेस एंड डिफेंस इज अराउंड 10%। राइट, थोड़ा क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। टॉप 5 क्लाइंट्स मेकअप लाइक 50% ऑफ द रेवेन्यूज, बट द कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग, ऑनबोर्डिंग न्यू क्लाइंट्स। राइट, इनका बिजनेस मॉडल जो है काफी इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, एंड द की डिफरेंशिएटर इज द फैक्ट दैट दे डू सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर plus services, and it's they operate in a very highly competitive and an innovative segment. That is something which keeps on changing. बहुत easily disrupt होता है यहाँ पे जो भी बनता है इस segment में। And since 2023 when they raised their IPO, they are busy hiring talent as well as filing patents for their fundraise, right, since the fundraise। इस company का जो अगर The only thing which concerns me about this company is the fact कि उसका working capital cycle थोड़ा लंबा है, but ये एक major problem नहीं है, क्योंकि कंपनी जो if you look at the working capital cycle of this company, receivables में इतना problem नहीं है। मुझे पता है कि government clients है, but government clients से ज़्यादा तेज़ी से पैसा जो है वो private clients है, government clients है, but government pays faster to this company or clears the bills faster as compared to the private clients. That is what the management told in their con calls, right? Inventory डेज जो है बहुत लंबे हैं, या फिर सीएफओ टू एबिटा जो कमजोर दिखता है, पुअर दिखता है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम दिखता है, इट्स बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी इशू एंड नॉट बिकॉज ऑफ द प्रिडिक्टेबिलिटी इशू। की कैश फ्लोज है, बट इनके जो रॉ मटेरियल्स रहते हैं, जो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं सुपर कंप्यूटर्स को, ये इंपोर्ट करना पड़ता है, एंड दे हैव टू काइंड ऑफ मेंटेन अ वेरी बिग इन्वेंट्री बिकॉज दे हैव टू इंपोर्ट ऑल दीज मटेरियल्स। राइट, तो उसके वजह से इनका जो रिसीवेबल डेज का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्वेंट्री डेज आर वेरी प्रोलॉन्ग, वेरी काइंड ऑफ लेंदी। राइट, तो वो एक मेजर, मैं रेड फ्लैग तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा इस कंपनी में, कोई ऐसा मुझे रेड फ्लैग नहीं दिखा, बट दैट इज समथिंग विच वन हैज़ टू काइंड ऑफ पे अटेंशन टू, बट दैट इज द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री दैट इट इज इन। डिफेंस के भी अगर आप स्टॉक्स एनालाइज करोगे, तो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए आपको बहुत सारे कुछ पदार्थ जो है वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, ड्यू टू विच द इन्वेंट्री डेज ऑफ डिफेंस कंपनीज आर वेरी वेरी प्रोलॉन्ग। राइट, तो ये कंपनी कोई केपेक्स नहीं कर रही, द नेक्स्ट लेग ऑफ केपेक्स इज गोइंग टू कम इन FY27। तो अभी कोई केपेक्स नहीं। ऑर्डर बुक इनका बहुत ज़बरदस्त है, 2400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 18 months का एग्जीक्यूशन पीरियड है, काफी जबरदस्त ऑर्डर बुक है। दैट्स व्हाई द गाइडेंस व्हिच द कंपनी गेव इज ऑफ अराउंड 35 to 40% सेल्स ग्रोथ विद एन एनपीएम ऑफ 10%। राइट, तो पिछला जो क्वार्टर था, या फिर मार्च 2024 का क्वार्टर था, द सेल्स फॉर अप 56%। यू आर कंपेयरिंग दिस ईयर ऑन ईयर विद मार्च 2024 क्वार्टर। द पैट वाज 43%, एंड दिस कंपनी एक्सीडेड द फिस्कल गाइडेंस। जो गाइडेंस दिया था मैनेजमेंट ने, उस गाइडेंस को इस कंपनी ने पूरे साल के लिए FY24
2025 के लिए एक्सीड किया, राइट? सो इनका जो मैनेजमेंट है मुझे बहुत ज़्यादा, whenever I hear these guys, I mean काफ़ी credible management लगता है, मतलब they sound very credible, mature people, उनको पता है कि उनको क्या करना है, right? And very sensible people if you kind of listen to them, right? So this company is kind of foraying into new markets, Middle East वगैरह में foray कर रही है, it's onboarding new clients and थोड़ा diversify कर रही है अपना risk. So गाइडेंस को लेकर अगर इफ वन हैज़ टू डू सम बेसिक मैथ्स की अगर 35% सेल्स आता है और 10% एबिटा आता है, देन वेयर वुड द नंबर्स बी in 1 year kind of periods time. So the sales which they gave for FY25 is 1149 crores. अगर आप 35% का सेल्स ग्रोथ लगाते हो तो 1551 crore आ रहा है. NPM 10% लगाया मैंने. पैट इज समथिंग विच केम टू दिस. इक्विटी डाइल्यूट नहीं करने वाली है कंपनी, उन्होंने काफ़ी क्लियर कट कह दिया. तो अगले साल में इक्विटी जो है वो 5.64 crore की रहेगी, राइट? सो द EPS वुड बी 28. द EPS फॉर द प्रीवियस ईयर FY25 was 20. तो वी कैन सी एन EPS ग्रोथ ऑफ अराउंड 36%. तो सेल्स ग्रोथ मैनेजमेंट नहीं कह दिया कि 35% आने वाली. EPS ग्रोथ इज गोइंग टू बी अराउंड 35. So these are good numbers that this company is showing, right? So this is the chart of NetWeb. यहाँ पे स्टॉक पर गिर गया था, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट कर रहा है एंड आई थिंक थोड़ा लिक्विडिटी अगर मार्केट में जब जैसे आएगा, ग्लोबल लिक्विडिटी जब वापस आएगी एक तरह से स्टॉक मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में, तो आई थिंक द स्टॉक विल शुड गो अप, इफ नॉट इन द मीडियम टर्म एटलीस्ट, इफ नॉट इन द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म. So please subscribe to the channel if you haven't subscribed to the channel yet, and if you find this analysis helpful, please share it with as many people as possible and help me take this channel to the next level. Guys, these are no stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock market. But the second stock that we are going to analyze is Balu Forge. काफ़ी फेमस स्टॉक है बालू फोर्ज, बहुत से एस इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड है. तो वील गो टू बालू फोर्ज एंड बालू फोर्ज बेसिकली क्रैंकशाफ्ट्स बनाती है. तो जो क्रैंकशाफ्ट बनाने की पद्धत होती है उसको फोर्जिंग कहते हैं, इसलिए फोर्ज, बालू फोर्ज एक तरह से नाम है. इस कंपनी का भी मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस किया है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, प्लीज़ वो देख लीजिए. उसमें काफ़ी मैंने सेक्टर के डायनामिक्स समझा है जो शायद मैं इस वीडियो में इतनी अच्छी तरह से कवर नहीं करूँगा. तो Balu Forge manufactures crankshafts and काफ़ी डाइवर्सिफाइड क्लाइंट और जोग्राफिकल बेस है. इंडिया में, यूएस में, यूके में, एक तरह से यूएस में नहीं, यूके में, सॉरी यूरोप में ये कंट्री काइंड ऑफ एक्सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से इसके एबिटा मार्जिन्स जो है वो 25% प्लस है और फ्लक्चुएट नहीं होते. नॉर्मली जब भी एबिटा मार्जिन्स या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स फ्लक्चुएट होते हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी में सिक्लिकलिटी है. और सिक्लिकलिटी तब, और द फैक्ट दैट इट्स एन ऑटो एंसिलरी कंपनी, इट काइंड ऑफ ऑटोज, डिफेंस, एग्रीकल्चर, ये सब डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज को एक तरह से सहाय करती है क्रैंकशाफ्ट्स. तो उनके भी साइकिल्स होते हैं, तो वो साइकिल्स को एक तरह से कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरह से हेज किया बाय कैप्चरिंग मल्टीपल इंडस्ट्रीज एंड काइंड ऑफ सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स टू देम, राइट? तो एबिटा मार्जिन्स 25% है, काफ़ी इंप्रेसिव एबिटा मार्जिन्स है. इस कंपनी ने गाइडेंस दिया है 55% sales growth का, 55 to 60% with 30% EBITDA. So September 2024 में they raised around 500 crores to do capex, जिसमें से करीबन 400 crores उन्होंने capex में लगा दिया. इस कंपनी के बैलेंस शीट पे कोई डेट नहीं है, इसलिए डेट नहीं क्योंकि capex उठा के उन्होंने डेट क्लियर किया, पहले भी डेट नहीं था. तो काफ़ी डेट फ्री कंपनी है. इक्विटी डाइल्यूट की थी एक साल पहले करीबन 400 crores को, एंड दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू they've spent it kind of building their plant, and after commercialization जो करीबन एक साल के बाद होगा, they are expecting around 30% EBITDA. So the current EBITDA is around 25% and the NPM is around 17-18%. pretty handsome NPM. अगर NetWeb का देखेंगे तो net profitability margin थोड़ा सिंगल डिजिट्स में, डबल डिजिट्स में है, लोअर डबल डिजिट्स में. बालू फोर्ज सेपरेट, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेक्टर, फोर्जिंग सेक्टर है, ऑटो एंसिलरीज है, राइट? बट इट इज 30%, राइट? इस कंपनी का एक ही वीकनेस है, वो है रिसीवेबल्स का. तो बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करती है. सेफ टू एबिटा थोड़ा ठुका हुआ है इस कंपनी का. तो बड़े बड़े क्लाइंट्स जो है वो एक तरह से कंपनी को पैसा सही वक्त पे नहीं देते, राइट? तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज का ना थोड़ा दोनों तरफ से ठुकाई हो जाती है. एक तो डिमांड साइड पे बड़े बड़े MNCs होते हैं, वोल्क्सवैगन, BMW, टाटा मोटर्स,
एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा जो इस कंपनी से काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज है, तो दे ऑब्वियसली काइंड ऑफ आर्म ट्विस्ट दिस कंपनी ऑन कॉस्ट, राइट? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होता है इनका, सो दे आर्म ट्विस्ट दिस कंपनीज व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट, व्हेन इट कम्स टू रिसीवेबल्स. एंड सप्लाई साइड पे यू आर प्रोक्योरिंग कमोडिटीज, यू आर प्रोक्योरिंग मटीरियल फ्रॉम लेट्स से हिंडाल्को और टाटा स्टील, जो कि खुद एक बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, तो वो लोग भी एक तरह से पेएबल्स पे इनको ठोक के ही रखते हैं, काफ़ी इनका कम पेएबल स्टेज होता है. एंड यू नो द बार्गेनिंग पावर ऑन द सप्लाई साइड एज वेल एज ऑन द डिमांड साइड इज वेरी वेरी वीक फॉर सच कंपनीज, बट इन स्पाइट ऑफ दैट Balu Forge has EBITDA margins of around 30%, 25% actually, which is a great thing. तो मुझे एक मेजर फॉल्ट लाइन दिखता है ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज में, उनके बार्गेनिंग पावर, उनका बिजनेस मॉडल बहुत कमज़ोर लगता है मुझे. सप्लाई साइड पे भी ठुकते हैं और डिमांड साइड पे भी ठुकते हैं, राइट? बार्गेनिंग पावर इतना नहीं होता. बट Balu Forge इज एन एक्सेप्शन एंड दिस कंपनी हैज़ डन रियली वेल, राइट? इसका भी मैं थोड़ा ये दिखा देता हूँ दी. तो Balu Forge का ये कैलकुलेशन या मैथ है बेसिक गाइडेंस का. सो गाइडेंस इज 55%, तो करंट ऑलमोस्ट 900 करोड़ तक के सेल्स है विद अ 55% सेल्स ग्रोथ, करीबन 1,500 करोड़ के सेल्स आएंगे. एनपीएम इज 17%. द करंट शेयर्स आर 110 करोड़, दे आर नॉट गोइंग टू डाइल्यूट इक्विटी ओवर ईयर. सो दिस इज व्हाट द ईपीएस फॉर FY26 लुक्स लाइक 24, which is a growth of around 30%, right? Netweb का 36% was the growth, if I was not wrong. तो दोनों कंपनीज जो है वो EPS ग्रोथ जो है वो 30 से ज़्यादा दे रही है, राइट? इफ़ यू लुक एट द चार्ट फॉर Balu Forge, राइट, इस कंपनी का जो कोलैप्स के बाद जो एक तरह से रिसर्जेंस हुआ है या रेजिलियंस हुआ है, वो मुझे बेहतर लगा एज कम्पेयर टू नेटवेब, राइट? तो दिस इज वेयर द चार्ट ऑफ Balu Forge इज. तो मार्च के कोलैप्स के बाद एक तरह से फिर से एक तरह से कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट? सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर दीज टू कंपनीज. आई हैव अटैच्ड द लिंक्स, द वीडियोस for the fundamental analysis in the description. Please go through them, and if you have any other stocks which you have for me to analyze, please share the name in the comment box. Please like this video if you found this analysis helpful. Thank you very much for your time, guys. Take care. Bye bye.